Union Home Minister Amit Shah has lashed out at opposition parties over their protests against the recently proposed 130th Constitutional Amendment Bill. किसी भी केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है। अगर जमानत नहीं मिलती है तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है क्या? So here at Notes for India, we will be analyzing Constitution 130th Amendment Bill that is introduced in Lok Sabha by Union Home Minister. Before commencing the video, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे करनी है। प्लीज आपने में से जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड सेकेंडली, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो उस चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ हैं, करंट अफेयर्स के जो भी कंटेंट होने वाला है, वो वहाँ पे बहुत ही लॉजिकली हम प्रेजेंट करते जा रहे हैं। आपको अगर इस पीडीएफ को बाय करना है, उसका लिंक भी वहाँ पे दे दिया जाएगा, बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ कंटेंट ओवरलोड नहीं कर रहे हैं। आई वॉन्ट कि जो भी कंटेंट है आपको क्रिस्प मैनर में समझ आए एंड बहुत ही इंटरेक्टिव वे में समझ आए। जैसे आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने क्या करा है कि उसको माइंड मैप फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। इंफॉर्मेशन बेसिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे ब्रेन में वो चीज़ जाए। एंड जैसे कि जैसा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज या फिर आप स्टेट सर्विसेज की प्रिपेयर कर रहे हैं, बीट आरएएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, झारखंड पीसीएस, जो भी, वहाँ पे क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं, जहाँ पे जो भी रीसेंट बिल्स होते हैं उन सब के बारे में पूछा जाता है। तो उसका बेस्ट तरीका होता है कि आपके नोट्स ही उस फॉर्मेट में हो जिस फॉर्मेट में हमें आंसर राइटिंग करनी है, बिकॉज लोग प्रीलिम्स के लिए ही प्रिपेयर करते रहते हैं एंड दे फॉरगेट कि मेंस इज द रियल बैटल। एंड जब तक आपके मेंस में मार्क्स नहीं आएंगे, बी रेस्ट श्योर कि आपको फाइनल लिस्ट में आने में बहुत दिक्कत होने वाली है। सो इन सब के लिए जस्ट ज्वाइन द चैनल एंड नाउ लेट्स बिगिन द एनालिसिस where we will be taking this issue in a very logical and a crisp manner. So without further ado, let's begin. अभी रिसेंटली होता क्या है कि 130th अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करा जाता है। यहां पे मैं आपको लेके चलता हूं वाई इन न्यूज पे। वाई इन न्यूज? बिकॉज यूनियन होम मिनिस्टर सर जो हैं, उन्होंने बिल को इंट्रोड्यूस करा कहां पे? लोकसभा में। पहली चीज। अब आते हैं मोर अबाउट द न्यूज। एक बार छोटा सा और पढ़ लेते कि इसमें क्या बात करी गई है क्रिस्प में, फिर एनालिसिस देखते हैं कि रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और एनी अदर मिनिस्टर इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ये मेक श्योर करिए आप, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। देखो यार गाइस, जब भी बिल से रिलेटेड कोई भी चीज होती है ना, आपको हमेशा उसके प्रोविजन जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। एंड अगर आपको डायरेक्टली नहीं भी पूछे जा रहे हैं, आपको उसका बेसिक समझने के लिए ना उनके प्रोविजंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर ही, जैसे अगर मैं इसी टॉपिक की बात करूँ पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, वो गेम खेल सकता है कि सेंट्रल के लिए है क्या सिर्फ, या सिर्फ से स्टेट के लिए है क्या, या सेंट्रल स्टेट यूटीज के लिए भी है क्या। तो इन चीज़ों को पकड़ने की हमें कोशिश करनी है, उसकी भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जब भी आपको करंट का कोई भी टॉपिक एनालाइज करवाऊंगा या न्यूज़पेपर से डायरेक्टली उठा के पढ़ाऊंगा ना, मेरा एम सिर्फ ये नहीं है कि रट्टाफिकेशन की तरह आपको आके वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर दी और वीडियो खत्म, बाय बाय टाटा। ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज मेरे को पता है, आई हैव बीन इन द प्रोसेस एंड आई अंडरस्टैंड कि कोई भी टॉपिक को कहाँ पे यूज करना है, कैसे करना है, वो हमें कोई नहीं बताता है। देयर आर फ्यू गुड टीचर्स एज मुदित जैन सर हैं, और भी मैं बहुत सारी टीचर से पढ़ा हूँ, लेकिन बहुत सारा कंटेंट है जो कि अच्छे से प्रोवाइड कराया जा रहा है। लेकिन फॉर दैट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे चीज़ों को एनालाइज करना है, समझना है। ठीक है, अभी इस बिल पे बात करते हैं। अच्छा, आपके कोई भी क्वेरीज हो ना, आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि इस पे वीडियो बनाइए, बिकॉज अभी मैं प्रोसेस में हूँ, आई जस्ट स्टार्टेड, सो आई जस्ट वांट कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू वो ओके अभी मैं प्रोसेस में हूँ, सो आई वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करें, और उससे बढ़ के हम फिर एक दूसरे को एज अ फीडबैक मैकेनिज्म बहुत अच्छे से हेल्प कर पाए, सपोर्ट कर पाए। चलो फिर नेक्स्ट क्या है, इन कस्टडी फॉर 30 कंसेक्यूटिव डेज फॉर सीरियस ऑफेंस। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि सारी की सारी जो जड़ है ना, वो कहाँ पे फंसी थी, जिसकी वजह से हम एक बार का तो लिंक कर सकते हैं। या देखो, कोई भी बिल आता है ना, उसके पीछे बहुत सारी बैकग्राउंड स्टोरीज रहती हैं।
लेकिन एक कोई प्रोमिनेंट स्टोरी होगी जिससे हम बहुत जल्दी रिलेट करके उस टॉपिक को समझ जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा, अभी कुछ महीने पहले क्या हुआ था, अरविंद केजरीवाल सर जो थे उनको लिकर स्कैम में जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, ही वाज सेंट टू जेल। इशू आपको पता है, सही है गलत है वॉट एवर, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि उनको वो जेल में थे, राइट, एंड ही वॉज एक्टिंग एज करंट सीएम। यानी कि अब देखो, इसमें बहुत सारों की अलग अलग राय हो सकती है कि वॉज इट पॉजिटिव, वॉज इट नेगेटिव ऑन केजरीवाल सर साइड, that we can't comment and we should not discuss on it because that's a political agenda and we are not here for political agenda। हमें एग्जाम क्लियर करना है, उतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नाउ अब जैसे मुझे पता है कि केजरीवाल सर जो थे वो नॉट 30 days सॉरी, वो जेल में थे एंड ही वॉज एक्टिंग एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट यूटी दिल्ली, राइट। नाउ बात ये है कि क्या ये करना सही है या गलत है, दैट वॉज द ग्राउंड दैट वॉज मेड, जिसमें कि आपने वीडियो में भी देखा होगा ऑन WION चैनल, जहां पे अमित शाह सर ने बात करी है कि कोई भी सीएम है वो जेल से क्या सरकार चला सकता है, नहीं चला सकता है। बिकॉज मान लेते हैं कि कई लोग कहेंगे कि नहीं केजरीवाल सर तो बहुत क्लीन चिट थे, इट्स ओके, आई एम नॉट इन फेवर और अगेंस्ट, बट पॉइंट ये है कि क्या कल को कोई और सीएम भी ऐसा करेगा, देन व्हाट विल बी द रिपरकशंस ऑन दैट, राइट। सो इसीलिए ऐसा कोई बिल प्रेजेंट करा गया। अब देखो, कोई भी चीज का पॉजिटिव या नेगेटिव जानने से पहले हमें उसके प्रोविजन पता होने चाहिए। हम डायरेक्टली नहीं पूछ सकते कि नहीं बीजेपी लाए तो गलत होगा या बीजेपी लाए तो सही होगा, राइट। सो एज अ लर्नड सिटीजन एंड एज अ अवेयर सिटीजन यू नीड टू हैव बोथ द पर्सपेक्टिव्स, बट टू नो बोथ द पर्सपेक्टिव्स यू नीड टू नो द रियल प्रोविजंस ऑफ दैट बिल, राइट। आगे देखते हैं, हम पहले प्रोविजंस पढ़ते हैं, शांति से पढ़ेंगे। आप लोग कुछ खा रहे हो, चाय पानी पी रहे हो, लेके बैठो आराम से, बिकॉज दिस क्लास इज नॉट जस्ट वन वे। भले ही मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा एजेंडा ये है कि जो भी आप जिस भी कमरे में बैठे हो, अकेले लाइब्रेरी में सुन रहे हो मेरी बातों को, आप ऐसे सुनो कि इस टॉपिक के धज्जियां उड़ा देनी अपन ने, क्योंकि उस टॉपिक को समझ आना चाहिए यार। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा कि हमें कुछ आता है नहीं आता है, या फिर हमने उसमें पॉलिटिकली कितनी PhD कर ली है, लेकिन इन द एंड इफ यू आर नॉट एबल टू राइट इट इन एग्जाम यू विल नॉट गेट द मार्क्स, ओके। हाँ, सॉरी फॉर द एंगर बट इट्स ओके। की प्रोविजंस पे आते हैं। ग्राउंड्स फॉर, सबसे पहला प्रोविजन क्या है, ग्राउंड्स फॉर रिमूवल क्या क्या है। यूनियन मिनिस्टर, सीएम और स्टेट सीएम विल बी रिमूव्ड अगर उनको डिटेन करा जाता है 30 कंसेक्यूटिव डेज के लिए फॉर ऑफेंस पनिशेबल फॉर 5 और मोर ईयर्स। ये जो टर्म्स है ना, ये याद रखा करो, सीधे सीधे क्वेश्चन बन के आते हैं, ओके। नाउ दिस ऑल्सो अप्लाइज टू प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर पे भी वो लागू होगा। अब आते हैं रिमूवल का प्रोसेस क्या हो सकता है। तो रिमूवल का प्रोसेस इतना ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना है, लेकिन बात वही है कि यूनियन मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर, दिल्ली मिनिस्टर्स एंड फ्रॉम फॉर पीएम और चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, स्टेट, दिल्ली वॉट एवर, उन सबका प्रोविजंस दिए गए यहाँ पे। नो बार ऑन रीअपॉइंटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इज अलाउड आफ्टर देयर रिलीज फ्रॉम कस्टडी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उस पर कोई रीअपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा, वो सब हो पाएगा। लेकिन अब बात आती है कि हमने प्रोविजंस पढ़े कि हाँ भाई 30 दिन तक नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसे 5 साल की होगी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोविजंस है नहीं सिमिलर होते हैं। व्हेनेवर यू विल बी रीडिंग बेसिक पॉलिटी स्टफ, तो जहाँ पे कि लक्ष्मीकांत में आप पढ़ते होगे, यही होली बाइबल है पॉलिटी के लिए, राइट, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स आप कवर करते हो, ठीक है। लेकिन अब बात आती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या रहेंगे इस बिल के। तो सबसे पहले मैं नेगेटिव की बात करता हूँ, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट करेगा कि नेगेटिव क्यों है इस बात का। हो सकता है ना, अच्छी बात तो है, करना ही चाहिए कि भाई कोई भी अगर जेल में है तो उसको हटाओ वहाँ से, पोजीशन से। लेकिन सबसे पहले अपन नेगेटिव की बात करते हैं। पॉलिटिकल वेपनाइजेशन एंड थ्रेट टू फेडरलिज्म। ये देखो, ये जो टर्म्स होती है ना, ये मैंने डायरेक्टली एडिटोरियल से उठाई हुई हैं, जो कि बात करती हैं कि भाई आप इसको एज अ पॉलिटिकल टूल यूज कर सकते हो। मान लो कि कोई सेंटर में गवर्नमेंट में पावर है, जैसे मान लेते हैं कि ये अपना पूरा इंडिया का प्यारा मैप है, यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे केरला है, यहाँ पे मान लेते हैं कि अभी अपनी बीजेपी रूलिंग कर रही है, एनी XYZ पार्टी, आई डोंट वांट टू नेम एक्चुअली, बिकॉज आपको एग्जाम में भी नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे कोई पार्टी है, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई XYZ अलग पार्टी है, या ऐसे लेते हैं, लेट्स नॉट टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी पार्टी बिकॉज वो पे पॉलिटिकली इट माइट साउंड रॉन्ग। सो यहाँ पे पार्टी X है, यहाँ पे पार्टी Y है,
अब एक्स पार्टी क्या चाहेगी कि भाई मेरी यहाँ पे भी प्रेजेंस बने। प्रेजेंस बनने के क्या तरीके हैं, इधर दे शुड वहाँ पे वोट बहुत अच्छा होना चाहिए, इनका वोट शेयर बढ़ना चाहिए, राइट। तो ये तो हो गया लेजिटिमेट मीन्स कि वोट बढ़ना चाहिए, वहाँ पे हम जाके डेवलपमेंट करें, वहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, वहाँ पे हम लोगों से बात करके उनको मतलब एक प्रॉपर फेडरलिज्म स्ट्रक्चर की तरह काम करें। लेकिन ऑपोजिट टू दैट देयर आर अदर मीन्स ऑल्सो, जहाँ पे कि हम देखते हैं कि वोट बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा उसको छेड़ाछाड़ी करी जाती है उससे। जैसे कि आप अभी बिहार में देख सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को आना ही पड़ा था बीच में, राइट। सेम तरीके से हाँ, और क्या हो सकते हैं इललेजिट मीन्स, एक हो सकता है कि आप वहाँ पे जाकर के उसको सीएम जो है वहाँ के या फिर वहाँ की पार्टी को आप गिराने की कोशिश करें। तो उसमें ही एक पॉइंट बनता है कि भाई पॉलिटिकल वेपनाइजेशन आप कर सकते हो या फिर थ्रेट टू फेडरलिज्म हो सकता है। वो कहने को तो फिर वो जो अपन कहते हैं ना वैसे तो कि क्वाजी फेडरलिज्म है, बट कहने को फिर वो यूनिटरी वाला जैसा सिस्टम हो सकता है, क्योंकि जब आपने कह दिया कि 30 दिन का है, अब 30 दिन में मान लो कि इफ पर्सन ए इज देयर सीएम ऑफ केरला, उनको आपने 30 डेज के लिए या फिर ट्रायल के लिए बस 31 डेज के लिए रख दिया, तो वो तो फिर अप्लाई हो गया ना उन पे। भले ही चाहे वो क्लीन चिट थे नहीं थे, वॉट एवर वॉज द केस। जैसे अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अपनी बहुत ज़्यादा सतर्क हो गई, जैसे सीबीआई, फिर बाद में ईडी अपन देखते हैं, तो इन सब के जो भी पावर्स हैं, इन द एंड हूसोएवर विल बी रूलिंग गवर्नमेंट, इट्स नॉट अबाउट द करंट गवर्नमेंट और प्रीवियस गवर्नमेंट, इट्स अबाउट जो भी रूल करेगी वो चाहेगी कि उनका इन्फ्लुएंस इन बॉडीज़ पे रहे। बॉडीज़ पे डिपेंडेंट है कि वो कितना ट्रांसपेरेंट रह सकते हैं, लेकिन रियलिटी इज दैट दे विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल डिसीजंस, राइट। तो उस तरह से आप फिर इम्पैक्ट कर सकते हो ना। सीधा का पता चला कि आपने बिना कोई रीज़न के केस बनाया और आपने उनको जेल में टिका दिया, अब वो जेल हो गई, पता चला कि 31 डेज़ की, तो फिर तो आपको सीएम हटना पड़ेगा, इलेक्शन होंगे, री इलेक्शन होंगे, फिर बाद में पता चला कि वहाँ पे वही पार्टी बन जाती है। यानी कि इन अ वे इट इज़ ऑल्टरनेटिव टू पुटिंग इमरजेंसी ऑन स्टेट। जो स्टेट इमरजेंसी अपन पढ़ते हैं ना, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360, तो काइंड ऑफ ये वही सिचुएशन तो नहीं हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। चलो आगे चलते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एट स्टेक, सिंपल है। इनकंसिस्टेंसी इन ट्रीटमेंट, ये मैंने वही बताया ना कि वो टर्म्स जो है ना ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। टॉपिक आप समझ गए होगे, आपको मेरे से ज़्यादा भी पता होगा, लेकिन जो टर्म्स है ना ये वर्ड्स यूज़ करके आना यार आंसर में जब भी लिखोगे या व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू समवन, बहुत ही ज़्यादा फाइन लैंग्वेज हो जाएगी आपकी कि इनकंसिस्टेंसी इन ट्रीटमेंट है। रिवॉल्विंग डोर प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म ये लिख लो कहीं पे, ये लिख के आना है अपन को, ठीक है बच्चों। तो उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, रिवॉल्विंग डोर प्रॉब्लम हमें पक्का लिख के आनी है, स्टेट करके आनी है। एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन एंड, ये देखिए डिस्क्रिशन वर्ड जो है ना ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, लेकिन इस केस में हम नेगेटिव लेके चलेंगे, क्योंकि वही बात है कि पॉलिटिकली आप उसको कैसे भी करके मैनिपुलेट कर सकते हो, राइट। आगे चलते हैं, लैक ऑफ सेफगार्ड्स हैं। पॉजिटिव पे आते हैं, पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड एथिकल गवर्नेंस रहेगा, ये टर्म्स यूज़ करा करो। GS4 में, GS3 में ये सारी टर्म्स यूज़ करनी पड़ेंगी आपको, तब जाके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज एक एक मार्क के लिए लड़ाई होती है, तो पूरी मेहनत करके जाया करो, वरना फिर हम दिक्कत हो जाएगी अपने साथ। प्रोटेक्टिंग पब्लिक ट्रस्ट, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड गवर्नेंस, ब्रिजिंग लीगल गैप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेयरनेस विद अदर एम्प्लॉयज, ऑब्वियसली बात है कि ये पर्सन है जो इलीगल इलेजिटमेट मीन से काम कर रहा है, और एक ये पर्सन है जो कि अपना पॉजिटिवली काम कर रहा है, लेकिन उसको इतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको मिल रहा है, तो इट हैज़ टू बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड, राइट। तो इसलिए फेयरनेस विद अदर एम्प्लॉयज, एडवांस पॉलिटिकल डीक्रिमिनलाइजेशन, एडवांसेस पॉलिटिकल डीक्रिमिनलाइजेशन, राइट। आपको ये सुन के शॉक होगा कि जो अपने लोकसभा राज्यसभा है ना, इन सब में मतलब जो क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स या पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स होता है ना, ये टर्म बहुत आपने मेंस में सुनी होगी। तो एक्चुअल में ये वही बात है कि क्रिमिनल्स क्यों एंटर हो जाते हैं अपने पार्लियामेंट में, राइट। वो वही है कि कहीं ना कहीं वी आर यूजिंग लूप होल्स एंड उसके इलेजिट मीन्स को यूज़ करके हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, राइट। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने अभी देखा कि प्रोविजंस थे, नेगेटिव्स थे, पॉजिटिव्स थे, ये सारा कचरा हो गया, बट यू विल गेट द मतलब आपको एनोटेटेड चाहिए तो एनोटेटेड मिल जाएगा, वरना बिना एनोटेटेड के भी PDF मिल जाएगा। लेकिन आगे चलते हैं, बात हो गई हमने की प्रोविजंस देख लिए, पॉजिटिव नेगेटिव देख लिए, लेकिन मुझे अब सर ये बताओ आप कि
क्या यहाँ पे अभी कोई फ्रेमवर्क है जो एग्जिस्टिंग है जहाँ पे कि इन चीज़ों से डील करा जाता है? बिकॉज ये कोई नई चीज़ तो आई नहीं है कि भाई 130th अमेंडमेंट ही है जो करता धरता है इसका कि भाई 30 डे कस्टडी होगी या ऐसा कुछ एक्शन MP सिटिंग MP MLAs इन पे हो पाएगा, राइट? नहीं, ऐसे नहीं है। जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये बात करता है। आपने GS2 में डेफिनेटली आपने इसको पढ़ा होगा, आपने प्रॉपर नोट्स भी बनाए होंगे, तो वहाँ पे आपने एक पॉइंट देखा होगा कि इट टॉक्स अबाउट कि कैसे भी करके जो भी पर्सन हैं वो उसको वॉयलेट ना कर पाए रूल को, उसके लिए बाकायदा वहाँ पे पनिशमेंट्स लिखी हैं। नेक्स्ट है लिली थॉमस जजमेंट, इसमें भी बात हुई थी। मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, PIL फाइल करी गई थी। अब देखो बात यह है कि डेप्थ में आप जाना चाहो ना तो आप हर प्रोविजन को पढ़ के चीज़ों को समझ सकते हो कि लिली थॉमस में क्या बात हुई थी, मनोज नरूला में क्या हुई थी। बट एक्चुअल में क्या होता है ना कि व्हेन वी आर राइटिंग मेंस का आंसर ना, ऐसे आपके पास में शीट रहेगी, अब उसमें उतना स्पेस रहता नहीं है कि जहाँ पे आप उस केस के बारे में भी बता पाओ। जैसे अभी ये तो क्या है, लोकसभा में प्रेजेंट हुआ है, कल को अगर मान लेते प्रॉपर बिल बन जाता है तब तो हम फिर भी ध्यान देंगे कि अच्छा कोई कौन सा प्रोविजन था। जैसे पुट्टा स्वामी वाला जो जजमेंट आया था BN श्री कृष्णा कमेटी ने जो दिया था, जहाँ पे कि राइट टू प्राइवेसी आई थी आर्टिकल 21 के तहत, तो वहाँ पे जो रिलेटेड केसेस है वो हमें पता होने चाहिए और एक लाइन में उनका स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए। लेकिन अगर कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ आपको ये जो लीगल फ्रेमवर्क्स है ना, इनके नाम लिख दोगे, इट विल बी मोर देन इनफ, बिकॉज ये खुद में पता होने की बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि ये मैंने कोई एक जगह से नहीं ली, मैंने बाकायदा हिंदू का आर्टिकल पढ़ा है, इंडियन एक्सप्रेस के डेली में आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। एंड बाय द वे अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे ना तो डेली मैंने 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट करा है, जहाँ पे कि हम लोग एडिटोरियल के एनालिसिस डालते हैं प्रॉपर, मतलब एडिटोरियल आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ से ये पॉइंट उठाया, यहाँ से ये पॉइंट उठाया, उसका एक स्ट्रक्चर बनाया। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मैंने बात करी थी अमेज़ॉन के जो ट्रीज़ हैं, अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट है ना अपने ब्राज़ील में, जो कि कंसीड करता है अपने साउथ अमेरिका में, तो कितनी कंट्रीज से करता है, कितना परसेंट है, तो अराउंड 60% जो है वो वहाँ पे ब्राज़ील में एग्जिस्ट करता है अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट। तो उसमें क्या है कि ट्रीज़ जो है वो उनका साइज़ बिगर हो रहा है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हम लोग एडिटोरियल में बातें करते रहते हैं, जो कि आपके लिए एज अ फॉर्डर मटीरियल, एज अ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट सारी चीज़ें काम आएंगी आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो ये केसेस आप याद रखिए। एंड में चलते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक भले ही पर्टिनेंट है बट इतना भी पर्टिनेंट नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि आप मेरी कोई भी वीडियो है ना उसको 1.5 या 2x पे देखा करो, बिकॉज मैं भी प्रोसेस में हूँ, मेरे को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है कि कैसे इन चीज़ों को और स्मूथ करा जा सकता है। जैसे नोट्स तो मैंने बनाने की कोशिश करी है, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। आप कमेंट करते रहा करिए कि क्या मिस्टेक है सर, यहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। बिकॉज इन द एंड आई रियली वॉन्ट कि हम सबकी हेल्प हो, जो भी जिसको जो चाहिए मटीरियल उसको उतना ही मटीरियल मिले, क्योंकि हर चीज़ को बेसिक से पढ़ाना भी गलत है और हर चीज़ को एडवांस लेवल पे ले जाके भी पढ़ाना गलत है ना। तो आगे चलते हैं, अब इस पर अपन वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं जल्दी से। ये देखो अपन ने बल्ब भी जला दिया है कि भैया वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। वे फॉरवर्ड में क्या है, सबसे पहली चीज़ तो एक इंटरिम सस्पेंशन होना चाहिए डायरेक्टली। आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, व्हेन यू विल बी सिविल सर्वेंट ना, because I've met many people who are in services up to DGP level. I've met DGP of Rajasthan and other states as well, जहाँ पे कि मैं DIG लेवल पे या फिर कलेक्टर्स को, बिकॉज उन सब से मैं मिला हूँ ना, उन सब में मैंने एक चीज़ देखी है, दे डोंट नेवर एवर दे डोंट फोकस ऑन ब्लैक और वाइट। वो कंप्यूटर की तरह काम नहीं करते कि 0 या 1 होगा। नो, देयर हैज़ टू बी अ ग्रे एरिया वेयर दे फोकस कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव भी होगा, कुछ नेगेटिव भी होगा। So we have to become like that only. Our aim should be like that कि कोई भी इशू आपके सामने आ रहा है ना, चाहे आप घर में देखोगे, चाहे आप सोसाइटी में देखोगे, चाहे आप अपने आसपास या अपनी लाइफ में भी देखोगे ना। जैसे मान लो कि अब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपने 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट जितने भी अटेम्प्ट है आपने दे दिए, लेकिन आप हमेशा ब्लैक एंड वाइट कभी मत करना लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ब्लैक एंड वाइट क्या होता है कि मान लो कि अब आपका नहीं हो रहा है, आप सीधा बोलो कि छोड़ो यार कुछ और कर लेते हैं, बिकॉज करना तो पड़ेगा, आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग, लेकिन बात यह कि डायरेक्टली उसको छोड़ना विदाउट एनालाइजिंग मिस्टेक, दैट विल बी द बिगेस्ट ब्लंडर एंड यू विल रिपेंट आफ्टर ईयर्स। हाँ, अगर मान लो कि आपने अपना 100% दिया, आपको सारी चीज़ें करी, आपने नोट्स बनाए, आपने मेल्स भी लिखा, सब कुछ अच्छे से हुआ, एंड स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू मेक इट, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड।
लेकिन अगर आपने मान लेते हैं कि प्री की तैयारी अच्छे से नहीं करी है, मीन्स कि आपके सिलेबस ही कवर नहीं है और स्टिल आप कह रहे हो कि छोड़ो आर या पार है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इंटरिम सस्पेंशन होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी कि डायरेक्टली अगर 30 दिन तक नहीं हुआ तो आउट, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ही हैज़ ऑल्सो गेन्ड, वो सीएम है, भले ही दूसरी पार्टी का होगा, लेकिन उसने भी लाखों वोट पाए हैं तब जाके वो सीएम की सीट पे बैठ पाए हैं, राइट। तो डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पीपल का विल। अगर पीपल ने इलेक्ट करके भेजा है, सिर्फ एक केस की वजह से या गलत केस की वजह से आप उस आदमी को वहां से हटा देते हो, तो इट्स नॉट द डेरोगेटरी रिमार्क ऑन सीएम ऑफ दैट स्टेट or PM of the country. It is the derogatory remark on the democratic principles of that country or state, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है फेडरलिज्म। आपको एज अ फेडरल स्टेट काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर चीज को इम्पोज कर दोगे, आप हर चीज को वैसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे कि दिस हैज टू बी वन साइडेड। नो 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 नो, इट इज रॉन्ग। यू हैव टू फोकस ऑन कि इंटरिम सस्पेंशन हो, एक बाकायदा प्रोसीजर के साथ में जो भी मिस्टेक है वो सारी बातें रखी जाए और उसका इफ इट इज रॉन्ग द डिसीजन शुड बी टेकन, इफ इट इज राइट डिसीजन शुड बी टेकन। बिकॉज अगर वो गलत है तो वहां पे भी वो अपने प्रिंसिपल्स को खराब कर रहा है। लोगों ने आपको इसलिए चुन के नहीं भेजा था दैट यू डू करप्शन और समथिंग लाइक दैट। Okay, so this is a very debatable topic and I feel everyone should talk about it because in the end you are the backbone of this country. आप अगर वोट करने जा रहे हो, every vote counts and every vote matters. तो इसीलिए आपको अपनी बात रखने के लिए इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा कि इस टॉपिक को भले ही आप चाहे इसको एज अ एजुकेशनल कंटेंट मानो या कुछ भी मानो, लेकिन यू शुड शेयर इट विद योर सिबलिंग्स, कजन्स, जो भी अपने भाई बहन हैं, पेरेंट्स हैं, सबसे डिस्कस करो कि देखो पापा ऐसा बिल आया है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उससे क्या होगा कि एक जागरूकता बनेगी एंड जब भी आप वोट देने जाओगे ना, कॉन्शियस वोटिंग होगी। एक तो होता है ना कि मार्केटिंग हो रही है, हर जगह पैसे बट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इन अ डेमोक्रेसी, दैट वोटिंग शुड बी कॉन्शियस वोटिंग। ये टर्म इंपॉर्टेंट है भाई, कॉन्शियस वोटिंग होनी चाहिए, तब जाके आप मानोगे कि दैट इलेक्शन वाज फेयर। गवर्नमेंट अपने पार्ट पे करती है, पुलिस, मिलिट्री, सब कुछ अपने पार्ट पे काम करते हैं, बट इन द एंड क्या है, वोट इज इंपॉर्टेंट है। और वोट कौन डाल रहा है, एक इंडिविजुअल है ना, जो आपके जैसा कहीं भी बैठा है वो वोट डालने जाएगा। दैट वोट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वोट काउंट्स अ लॉट, इसीलिए कॉन्शियस वोटिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज का रोल स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको मेक श्योर करना चाहिए, क्योंकि वो कभी क्या है ना कि हर बार ऑब्वियस बात है, इट्स नॉट प्रॉब्लम कि गवर्नमेंट ही नहीं करना चाहती। अगर मान लो कि उन्होंने 20 रिकमेंडेशन दिए ना, तो सोसाइटी में क्या होता है ना कि विद टाइम चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर इंप्लीमेंट करा जाता है। बिकॉज वी एज अ सिटीजन हम सोचते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट बैठा है या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पार्लियामेंट में बैठी है, दे आर नॉट फूल्स, राइट। They have huge experience of life, of people, of gaining confidence of people, how their constituency work, everything. तो उससे क्या होता है कि they know कि इसका impact यहाँ पे होगा, and that is why we trust the system of democracy, right? इतने सालों से टिका हुआ है, 75, 76 years, 100 years तक जाने वाली ये बात। हम विजन 2047 की बातें कर रहे हैं, लेकिन पैरेलली आप देखते हो कि अपने जो सबऑर्डिनेट स्टेट्स हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया या फिर नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका, म्यांमार, इन सब में क्या है कि कहीं ना कहीं वो हसल चलती रहती है, बिकॉज वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट है कि मेकिंग बेल अ रूल। आपको बेल देनी पड़ेगी, तभी तो आप अगले को कुछ वो कर पाओगे। मैं तो कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि उसकी मिस्टेक है, पर आप उसको बेल दीजिए, उसको एक मौका दीजिए पता करने के लिए या बताने के लिए कि भाई वो सही है या गलत है, वॉट एवर इज द केस। नेक्स्ट इज फास्ट ट्रैकिंग क्रिमिनल केसेस। अब यहाँ पे ये अलग इशू चल जाता है। क्यों चल जाता है? क्योंकि जो जुडिशरी है वहाँ पे पेंडेंसी ऑफ केसेस, ये आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा जुडिशरी का GS2 में, कि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। करोड़ के जो केस हैं सबसे ज़्यादा लोअर जुडिशरी में है, उससे ज़्यादा कम थोड़े हाई कोर्ट में है, उससे और कम सुप्रीम कोर्ट में है, बट दिस नंबर काउंट स्टिल लाइक इन करोर्स। ओके, नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशिंग अ इंडिपेंडेंट रिव्यू मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन दैट नोट आई वांट कि आप इस वीडियो को वापस देखें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट में कर दूंगा, यहाँ पे कमेंट में भी पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल।